माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4th SST की बुक है। चैप्टर का नाम है द साउदर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड्स। In this lesson we will read about the southern plateaus and the two island groups। इस पूरे लेसन में हम लोग साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे और दो आइलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द साउदर्न प्लेट्यूज, तो साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि साउदर्न प्लेट्यूज किस तरह के होते हैं, कैसे हैं। द साउदर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। इस लाइन को समझने के लिए देखिए, पीछे पेज टर्न करते हैं, मैप को देखिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो साउदर्न प्लेट्यूज हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स के बाउंड्रीज में आते हैं। तो ये नॉर्थ की साइड है, जैसे ये ईस्ट हुआ, यहाँ पर वेस्ट, और ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ नीचे। तो ये जितना कलर हो रखा है ये पूरा का पूरा हमारे इंडिया में ये साउथ है। तो अब नॉर्दर्न, अब जैसे ये अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं अपने इस मैप को, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है नॉर्थ की साइड में भी साउथ आ रहा है। साउथ जो है यानी कि मोस्ट ऑफ दिस साइड इज़ टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ है। तो इसीलिए जो है, और बाकी जो है नॉर्दर्न प्लेन्स भी जो है इसमें आ रहा है। तो साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में आपको समझ में आया होगा कि साउदर्न प्लेट्यूज जो है वो साउथ में तो है, साउथ में है ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो भी जो है साउदर्न प्लेट्यूज के अंडर में आता है। दे आर ट्रायंगुलर इन शेप एंड आर सराउंडेड बाय हिल्स। तो मैप में बोला गया है देखने के लिए, तो मैप देखिएगा कि ये ट्रायंगुलर कैसे है इन शेप। अगर आप देखते हैं तो ये साइड बड़ी है, देन ये साइड जो है इस तरह से नीचे को कर्व होके आ रही है, यानी कि कुछ इस तरीके से है ऐसे। तो ये ट्रायंगुलर शेप बोली गई है ये। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज़ रॉकी एंड अनइवन। तो साउदर्न प्लेट्यूज का जो रीजन है वो रॉकी है, रॉकी मतलब पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, और अनइवन है मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से अनइवन सरफेस है यहाँ पर, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन द साउदर्न प्लेट्यूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं साउदर्न प्लेट्यूज के अंदर वो उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो नदियाँ हैं यानी कि नॉर्थ की साइड की जो रिवर्स है वो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, लेकिन साउदर्न प्लेट्यूज जो है यहाँ की जो रिवर्स है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दे हाउएवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड, क्योंकि ये इनकी जो लेंथ होती है यानी कि जो ये रिवर्स हैं ये छोटी ही होती है, इसलिए ये तेज़ रफ्तार से बहती है। ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स क्या होते हैं कि जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो अपने रास्ते में ये वाटरफॉल जो है बनाते हैं। अब यहाँ पर जो रिवर नर्मदा, यहाँ पर बताया गया है कि प्लेट्यू के बारे में बताया गया है। ये पूरा आप देख सकते हो प्लेट्यू है, ये ऊपर नीचे सरफेस है और साइड से ढलानें दिखती हैं इसमें। तो एक सरफेस होता है प्लेन सरफेस होता है, एकदम प्लेन मतलब प्लेन नहीं है पर सीधा सरफेस है। तो सीधा सरफेस जो है वो ऊपर नीचे होता है। तो प्लेट्यू जो होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है और साइड से ढलान होती है। स्टीप का मतलब होता है ढलान। सिंस इट लुक लाइक अ टेबल, अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। तो प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स, रिवर नर्मदा। नेक्स्ट पेज। रिवर नर्मदा रफली डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। तो नर्मदा रिवर जो है वो प्लेट्यू को 2 डिफरेंट पार्ट्स में बांट देती है। ये यहाँ पर देखिए, ये पूरे को इसको साउदर्न प्लेट्यू कहा गया है। तो साउदर्न प्लेट्यू को इसमें आप देख सकते हैं क्रीम कलर है ये, तो इसमें इसको कलर किया हुआ है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ पर है,
देखिए ये रही नर्मदा, यहाँ पर नर्मदा लिखा हुआ है। तो ये नर्मदा रिवर जो है ये जब फ्लो होकर जाती है तो ये सदर्न प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांट देती है, रफली डिवाइड करती है, इक्वली डिवाइड नहीं करती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स टूवर्ड द नॉर्थ। तो यहाँ पर बस इतनी नॉलेज दी गई है, इतना बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ किस साइड है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स नाम रखा गया है। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नॉर्थ की साइड है। ये आप देखिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ और ये नीचे साउथ है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि ये जो है ये ऊपर पड़ जाता है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नॉर्थ में पड़ता है और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो साउथ में। तो आप देख सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो है इस लाइन से नीचे है। तो डेक्कन प्लेट्यू साउथ की तरफ पड़ जाता है, यानी कि ये यहाँ से ऊपर का रीजन हुआ नॉर्थ और यहाँ से नीचे का रीजन हुआ साउथ। तो इधर के नीचे के रीजन में आ रहा है डेक्कन प्लेट्यू, तो ये साउथ डायरेक्शन में आ गया। द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बताया हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड्स are surrounded by the Aravalli Hills toward the northeast, the Vindhya Range toward the south, the Chota Nagpur Plateau toward the east, and the Rajmahal Hills toward the northeast. The Malwa Plateau lie in the center. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किस किस चीज़ से कवर है। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये सराउंडेड है बाय अरावली हिल्स। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये इसके पूरे चारों तरफ अरावली हिल्स हमें देखने को मिलेगी और टूवर्ड अरावली हिल्स टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, चारों तरफ नहीं है। ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है। ये अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आप किस तरह से पहचानेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, आमने सामने ईस्ट वेस्ट हुए, ऊपर और नीचे जो है साउथ हुआ, ऊपर नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ हुआ। अब क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन ये है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि इधर साइड नॉर्थ है इधर वेस्ट है, और क्योंकि आमने सामने वेस्ट, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, ऊपर टॉप पे नॉर्थ है और नीचे बॉटम में साउथ है। और क्योंकि ये जो सरफेस है इधर वाली जो साइड है ये वाली जो साइड है ये इस तरह से है, तो ये जो डायरेक्शन है ये स्ट्रेट नहीं आ रही है किसी के बीच में। तो ये इधर साइड नॉर्थ और वेस्ट इधर पड़ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो अरावली हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और अगर आप देखते हैं कि विंध्या रेंज जो है वो साउथ में है, तो साउथ एकदम नीचे को है, तो हमें इसमें देखने को मिलेगा विंध्या रेंज। तो मैप में ध्यान से देखते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल लाइन है, तो इस लाइन से नीचे है, तो ये रहा विंध्या रेंज, ये साउथ की तरफ पड़ रहा है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू टूवर्ड द ईस्ट। तो ईस्ट की साइड जो है एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये ईस्ट की तरफ है। तो ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। और नेक्स्ट बोला गया है द टूवर्ड द ईस्ट एंड द राजमहल हिल्स टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। मैंने सर्कल किया हुआ है कौन सा किस साइड है। तो ये जो है पूरा एक आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये एक पूरा साउदर्न प्लेट्यू है, और इधर साइड में जो है ये जो डायरेक्शन हुई ये नॉर्थ ईस्ट हुई, इधर नॉर्थ वेस्ट हुई, ये डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट हुई, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट हुई। आमने सामने ऊपर नीचे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट हुई। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राजमहल हिल्स है वो टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राजमहल हिल्स है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अरावली हिल्स है, वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट और ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स हैं। और मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंटर में पड़ता है, यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू। तो ये जो है सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ पर ये रहा मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंटर में आ रहा है। मैनी रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ, चंबल
बेटवा एंड सन आर अ फ्यू ऑफ दीज रिवर्स। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो यमुना को, गंगा को, दोनों को ज्वाइन करता है फ्रॉम दी साउथ। चंबल, बेटवा एंड सन आर फ्यू ऑफ दीज रिवर्स। तो ये 2-3 रिवर्स है, ये जो है ये ज्वाइन होती हैं यमुना और गंगा के साथ में। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर झारखंड आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये जो है ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमको बहुत भारी मात्रा में हमको वहाँ से कोल मिलता है। वहाँ पर क्या होता है, माइनिंग होती है, कोयले की खदान होती है और भी डिफरेंट टाइप के हमको वहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। अब बताया जा रहा है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो डेक्कन प्लेट्यू किधर की साइड है? डेक्कन प्लेट्यू है साउथ की डायरेक्शन में है। तो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अनाईमुंडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया, साउदर्न टिप। तो यहाँ पर ये जो है डेक्कन प्लेट्यू इतना बड़ा है कि ये जो है यहाँ से साउथ की डायरेक्शन से आगे 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 इतना एक्सटेंड हुआ है कि ये टूवर्ड, यानी कि जो इसकी टिप है, इसके टिप की तरफ ये चलता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन है। और यहाँ पर अनाईमुंडी जो है, अनाईमुंडी साउथ के रीजन में सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब बहुत ऊंची जगह है यहाँ पर अनाईमुंडी। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये इसको जो है डेक्कन प्लेट्यू को घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है किसने? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इन दोनों ने इसको जो है सराउंडेड, मतलब दोनों से सराउंडेड है डेक्कन प्लेट्यू। इधर साइड में ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है और ये बीच में डेक्कन प्लेट्यू है। दीज घाट मीट एट द नीलगिरी हिल्स। तो ये जो दोनों घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये दोनों घाट्स नीलगिरी हिल्स की तरफ जा कर के मिलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो दोनों हैं, यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है और धीरे 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 ये कम होता जा रहा है और यहाँ पर आ गई नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स की तरफ ये दोनों घाट आकर के मिल रहे हैं। मैनी रिवर सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुत सारी नदियाँ हैं, बताई गई है कि कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, ये सभी जो नदियाँ हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, इधर साइड से ये आती है और इधर साइड से बहते हुए ये ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाती है। The eastern Ghat are broken into small hill ranges by river flowing from western Ghats। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स है वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिल रेंजेस में ब्रेक हो रखा है रिवर्स की वजह से। तो जो रिवर्स हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ से जो नदियाँ जो बह करके आ रही हैं, तो ईस्टर्न घाट छोटे छोटे हिस्सों में वहाँ पर टूटा हुआ है। वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ आ रही हैं और ईस्ट की तरफ जा रही है बह करके, तो ईस्टर्न घाट जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है ब्रेक हो रखा है। मोस्ट ऑफ दीज रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो वेस्टर्न घाट की डायरेक्शन से इधर साइड में वेस्ट है, वेस्टर्न डायरेक्शन से जो इधर ईस्ट डायरेक्शन में नदियाँ बह के आ रही है वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन से नदियाँ इधर बह के आ रही है, इधर बह के आ रही है और इधर हमारा ये बे ऑफ बंगाल है और ये नदियाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। तो सबसे बड़ी जो नदी है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर वो उसका नाम है गोदावरी।
तो नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। लाइफ इन द रीजन, तो यहाँ पर साउदर्न प्लेट्यू के अंदर लाइफ किस तरह की होती है। द साउदर्न प्लेट्यू कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो साउदर्न प्लेट्यू कितना बड़ा है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये पूरा इंडिया का मैप है और ये इंडिया के मैप के अंदर ये पूरा इतने को साउदर्न प्लेट्यू कहा गया है। साउदर्न प्लेट्यू का मतलब है कि जो हमारा पूरा इंडिया है वो पहाड़ी से घिरा हुआ है। प्लेट्यू होता है पहाड़ वाली जगह, तो हमारा जो पूरा इंडिया है ऑलमोस्ट वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश भी जो है मध्य यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश को एमपी कहते हैं। तो साउदर्न प्लेट्यू जो है वो उसमें मध्य प्रदेश भी आ रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेट्स जो है साउदर्न प्लेट्यू के अंदर आ रहे हैं। These states have rich deposit of mineral such as coal, iron ore, copper and manganese। तो इन स्टेट्स में हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कोल मिलता है, कोयला मिलता है, आयरन ओर यानी कि लोहे की खदान है, और यहाँ पर कॉपर और मैग्नीज़ ये हमें भारी मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं। 10 का मतलब इसीलिए माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर। तो माइनिंग जो है यानी कि वहाँ पर खुदाई चलती रहती है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहाँ से लोहे वगैरह को निकाला जाता है, मैग्नीज़ निकाली जाती है, कॉपर निकाली जाती है, तो उसको हम माइनिंग कहते हैं। फार्मिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। तो इन स्टेट्स में फार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं, ग्राउंडनट उगाते हैं और कॉटन उगाते हैं और शुगर केन उगाते हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो रीजन्स बोले गए हैं उनके बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर किसान खेती बाड़ी करता है वो, और यहाँ पर मैट वीविंग का मतलब है बुनना। तो यहाँ पर मैट को बुना जाता है और फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये मेन ऑक्यूपेशंस हैं। पन्ना हैज़ डायमंड माइंस। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, पन्ना नाम है पन्ना। तो पन्ना जो एक स्टेट है वहाँ पर डायमंड माइन है, वहाँ पर हीरे निकाले जाते हैं पन्ना में। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही इंदौर आता है, भोपाल आता है, ग्वालियर आता है और जबलपुर आता है। इन चारों स्टेट्स में इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ है ये सभी। इंडस्ट्रियल सिटीज़ का मतलब है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। द कान्हा नेशनल पार्क एंड बंधावगढ़ नेशनल पार्क प्रोटेक्ट टाइगर्स। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा नेशनल पार्क है और बंधावगढ़ नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है जिनके अंदर टाइगर्स को रखा जाता है। टाइगर्स यहाँ पर रहते हैं दोनों, इन कान्हा नेशनल पार्क में और बंधावगढ़ नेशनल पार्क में यहाँ पर टाइगर्स को रखा जाता है। टाइगर्स की यहाँ पर रक्षा की जाती है। पचमारी, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। तो मैनी टूरिस्ट का मतलब होता है जो लोग घूमने आते हैं। तो ये जगहें हैं 1 2 3, तीनों जगहें ये पचमारी, सांची और खजुराहो ये जो है टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और लुभाती है टूरिस्ट को। छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, इन एडिशन टू द मिनरल ऑलरेडी मैंशनड, टिन इज़ ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर टिन एक मटेरियल है, तो टिन भी जो है यहाँ पर माइन किया जाता है। द स्टेट इज़ रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। छत्तीसगढ़ के अंदर फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं वहाँ पर, और छत्तीसगढ़ के अंदर जितने फॉरेस्ट हैं
फॉरेस्ट के अंदर से बहुत सारे हम जो है प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से हम लोग लेते हैं। लोग उन फॉरेस्ट से लकड़ियाँ लेते हैं, टेंडू लीव्स लेते हैं, हनी यानी कि शहद लेते हैं, और लैक्स ऑफ एंड लैक फ्रॉम फॉरेस्ट। भिलाई हैज़ अ स्टील प्लांट। तो भिलाई में एक स्टील प्लांट है। सैला इज़ अ पॉपुलर फोक डांस। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्टील प्लांट है जो कि भिलाई में है, और भिलाई हैज़ ए स्टील प्लांट। तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो यहाँ का पॉपुलर डांस है उसका नाम है सैला। और यहाँ पर बहुत सारे जंगल है, यहाँ पर उन जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, टेंडू लीव्स इकट्ठे किए जाते हैं, शहद इकट्ठा किया जाता है, लाख इकट्ठा किया जाता है, और यहाँ पर टिन को यहाँ पर माइन किया जाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। तो झारखंड भी जो है रिच इन मिनरल्स है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर, बोकारो, रांची एंड धनबाद। तो यहाँ पर धनबाद ये जगहें हैं झारखंड के अंदर। धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, ये जो जगहें हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ इसी वजह से हुई क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो हैं अवेलेबल हैं। पीपल आर फाउंड ऑफ लिट्टी चोखा एंड ठेकुआ। तो यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उन लोगों को लिट्टी चोखा बहुत पसंद होता है। लिट्टी चोखा और ठेकुआ यहाँ पे जो है बहुत फेमस है। छाऊ इज़ पॉपुलर डांस। झारखंड में छाऊ जो है वो इनका पॉपुलर डांस है। और नेतरहाट इज़ अ प्लेस पॉपुलर विद टूरिस्ट। और यहाँ पर जो है एक जगह है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि टूरिस्ट देखने आते हैं झारखंड में, वो है नेतरहाट। तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में देखते हैं कि तेलंगाना के अंदर हैदराबाद हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज़। तो हैदराबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। कुछ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ होती हैं। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का मतलब है गाड़ियाँ जो होती हैं, कार्स होती हैं, उनकी भी यहाँ पर हैदराबाद के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स क्या होती है? दवाइयों की जो कंपनी होती हैं वो भी यहाँ पर तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में है। तो यहाँ के जो लोग हैं, हैदराबाद के जो लोग हैं, वो तेलुगु बोलते हैं। और यहाँ का जो फेमस पॉपुलर डांस है तेलंगाना हैदराबाद का, वो है कुचिपुड़ी। द स्टेट इज़ फेमस फॉर बिडरी वर्क। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बिडरी वर्क एक होता है, तो यहाँ पर वो लोग इस काम के लिए जाने जाते हैं। अब तेलंगाना के बाद नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी और स्पीशीज़ यानी स्पाइसेस बोलते हैं, स्पाइसेस जो है आर ग्रोन इन कर्नाटका। तो यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं और कॉफ़ी उगाई जाती है। कोलर हैज़ गोल्ड माइन। तो कर्नाटका में एक जगह है कोलर, यहाँ पर गोल्ड माइंस है। गोल्ड माइंस का मतलब है सोने की खदान है, सोना निकाला जाता है वहाँ से। तो बेंगलुरु इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। तो बेंगलुरु जो है यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं। आईटी इंडस्ट्री मतलब आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। द स्टेट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम मेड ऑफ सैंडलवुड। तो यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने हाथों से कारीगरी करते हैं और सैंडलवुड जो होती है उससे आइटम्स बनाते हैं, यानी कि हाथों से ही वो आइटम्स बनाते हैं सैंडलवुड से। पीपल स्पीक कन्नड़। तो कर्नाटका के लोग कन्नड़ भाषा में बोलते हैं। और यहाँ का जो पॉपुलर डांस है वो है यक्षगन। दोबारा पढ़ देते हैं, यक्षगन यहाँ का पॉपुलर डांस है। महाराष्ट्र जो है वो फेमस है फॉर कॉटन एंड ऑरेंजेस।
तो महाराष्ट्र जो है बहुत ही फेमस है कॉटन के लिए और ऑरेंज के लिए। मुंबई एंड पुणे आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र मीन की मुंबई की जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र है। तो मुंबई एंड पुणे आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है मुंबई में और पुणे में। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन सी बेड नियर मुंबई। मुंबई के बाजू में जो मुंबई के पास जो यानी कि मुंबई में जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको सी देखने को मिलेगा, समुद्र देखने को मिलेगा। तो वहाँ का जो सी बेड है यानी कि समुद्र की जगह है, समुद्र में उसको सी बेड कहते हैं जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड मुंबई हाई। मराठी इज़ वाइडली स्पोकन। तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादातर। और यहाँ पर बहुत ही फेमस है यहाँ पर एक फेस्टिवल जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। बड़े ही हर्षोल्लास से इस फेस्टिवल को यहाँ पर मनाया जाता है। और यहाँ का जो फेमस डांस है, फोक डांस है, वो है लावनी। अब हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जहाँ से हमको मिनरल्स और ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स मिल रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसलैंड के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। द आइसलैंड। देयर आर मैनी स्मॉल आइसलैंड along the coast. Away from the coast, there are two big island groups. These are Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. तो जो आइसलैंड है, आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड पानी के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जैसे समुद्र होता है। समुद्र जो होता है यानी कि जो सी होता है, सी के ऊपर एक ज़मीन का एक लेवल होता है जो कि उठ के ऊपर को आ जाता है। तो पानी में एक ज़मीनी लेवल होता है यानी कि लैंड होती है थोड़ी सी, और चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उसको हम आइसलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर दो सबसे बड़े आइसलैंड का नाम यहाँ पर बताया गया है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। अब हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। द 10-degree चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। तो यहाँ पर वैसे तो दो अलग अलग आइसलैंड है, अंडमान आइसलैंड है और निकोबार आइसलैंड है। तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये जो बे ऑफ बंगाल है इधर साइड में अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ये काफ़ी दूर है इंडिया से। तो इंडिया के बाउंड्री में जो भी ये पानी पड़ रहा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन यानी कि इंडिया की साइड का है, अरेबियन सी जिसने भी इंडिया को घेरा हुआ है, यहाँ पर जो वाटर जो इंडिया के बाजू बाजू में है वो उनका नाम है अरेबियन सी और इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। ये जो है यहाँ पर हमारा इंडिया इन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, ये 10 डिग्री चैनल है यहाँ पर, यानी कि 10 डिग्री का ही एंगल है, 10 डिग्री का ही फ़र्क है कि ये दोनों जो है अंडमान और निकोबार, ये दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। द आइसलैंड इन दिस ग्रुप आर हिली। तो यहाँ का जो आइसलैंड है, उन आइसलैंड पर हमको पहाड़ी देखने को मिलेगी। हिली का मतलब है वहाँ पर पहाड़ जैसे वहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। मच्छर काट रहा था। फिशिंग एंड फार्मिंग आर दी मेन ऑक्यूपेशन। तो अब क्योंकि वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर। तो ये आइसलैंड है और बाकी चारों तरफ पानी देखने को मिलेगा, कितनी अच्छी हरियाली है इधर। तो यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो है फ़िशिंग करते हैं और थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है। और यहाँ पर राइस जो है उगाया जाता है। राइस क्रॉप जो है वो यहाँ का जो है मेन क्रॉप है अंडमान आइसलैंड का। और कोकोनट एंड एरिकेनट आर ग्रोन इन दी निकोबार आइसलैंड। निकोबार आइलैंड में कोकोनट और एरिकेनट हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर उगाया जाता है। सम पीपल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग शेल बनाते हैं, मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट। शेल क्या होता है? वो समुद्र के अंदर से मिलता है
कुछ इस तरीके से आर्टिकल होता है, तो वो बनाते हैं, उसमें उससे सजा सजा के कुछ आइटम्स बनाते हैं। और वुडन हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों से वो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि किसी ने टोकरी बना ली और वुडन की ही लकड़ी की ही उन्होंने टोपी बनाई, टोकरी बनाई, लकड़ी के उन्होंने बर्तन वगैरह बना लिए। तो यहाँ पर ये सब बनाया जाता है। तो और यहाँ पर जो है बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। द ब्यूटीफुल बीचेस एंड सेल्यूलर जेल आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ के जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो देखने आते हैं लोग दूर दूर से, यहाँ पर अच्छी अच्छी बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर बीचेस होती हैं यहाँ पर, और सेल्यूलर जेल है इधर। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर लक्षद्वीप के अंदर आइसलैंड के बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट। यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपने देखा था कि यहाँ के जो आइसलैंड थे वो हिली थे, लेकिन लक्षद्वीप के अंदर जो आइसलैंड है वो फ्लैट है। यहाँ पर आपको पहाड़ी देखने को नहीं मिलेगी, पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर यहाँ पर जो लोगों का ऑक्यूपेशन है, मेन यहाँ पर जो काम करते हैं वो लोग वो करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। और कोकोनट जो है यहाँ की मेन क्रॉप है जो कि यहाँ पर उगाई जाती है। और कोकोनट से एक कोयर नाम का एक चीज़ है वो निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकाली जाती है फ्रॉम द कोकोनट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। लक्षद्वीप के अंदर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड। तो इन आइलैंड को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है देखने के लिए उनको आते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो चुका है। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।